मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका अपने इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो कई बार गठिया की बात होती है, गठिया वाय की बात होती है, आर्थराइटिस की बात होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है। तो इसके बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जोड़ों का दर्द क्या होता है, ये जोड़ क्या होते हैं, कहाँ कैसे दर्द शुरू होता है, क्या लक्षण है, क्या इसका उपचार है, इस विषय पर। जैसा कि आपने बताया कि जोड़ों के दर्द के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। जोड़ जो कि बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये लगभग हर जो दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उस जगह को हम लोग जोड़ कहते हैं। जैसे कंधे का जोड़ है जिसमें बॉल एंड सॉकेट टाइप का जोड़ है। इसके बाद कोहनी है। कोहनी मतलब एक तरीके से नीचे हाथ की हड्डियों से और कंधे से आने वाली हड्डी ह्यूमरस से जुड़ती है, जिसको कि एल्बो जॉइंट कहते हैं और एक तरीके का मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। इसके बाद रिस्ट में जोड़ हैं जिनपे सारे के सारे छोटी हड्डियों से मिलकर बने हुए हैं, 10 हड्डियां हैं। इसके बाद हाथ की हड्डियां हैं जिनमें की अलग अलग बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स हैं। मेटाकार्पल्स हो गए, कार्पल्स हो गए। इसके बाद इनके अलग अलग जोड़ हैं। इसी तरीके से सारे जोड़ जो नीचे पैरों के लिए हैं, जिसमें पैर के पंजे से चालू होके एड़ी का जोड़, घुटने का जोड़, कूल्हे का जोड़ और इन्हीं के साथ जो पीछे रीढ़ की हड्डी के स्पाइन है जिसमें हेड ऊपर से रखने के बाद एटलस एक्सेस स्पाइन से मिलते हुए जोड़, पूरे स्पाइन में 5 तरह के जोड़ होते हैं। इस तरीके से पूरा शरीर कई तरीके के जोड़ों से बना हुआ है। और जब भी दर्द महसूस करते हैं तो जोड़ों का दर्द ही आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक आर्थ मतलब जोड़ो और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन आना। बेसिकली इसमें केवल एक शब्द जो थोड़ा सा इस जगह पे फिट नहीं होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द जोड़ों के साथ साथ बाकी सारे शरीर में भी होता है। बाकी जो आपने गठिया बताया, गठिया बाह बताया, आर्थराइटिस बताया, ये सब के सब एक ही नाम, अलग अलग नामों से हम लोग बुलाते हैं। यानी कि ये सब जोड़ों का दर्द है, उसी के एक प्रकार है, उसी का टाइप है उसी का। तो ये जोड़ों का दर्द अक्सर हम जब बात करते हैं तो या कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे के जोड़ में दर्द हो रहा है, घुटने के जोड़ों में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, तो अक्सर ये जो चर्चा होती है तो इसके पीछे क्या कारण क्या होता है, क्यों दर्द होने लगता है? ये हम लोग अगर जोड़ों के दर्द के बारे में बात करें कि जोड़ के दर्द कितने तरह के होते हैं तो हम लोग इसमें ये पाते हैं, एक तो जोड़ का दर्द वो है जो कि हर आदमी को, हर मनुष्य को आना ही आना है। ये एक तरीके का हम लोगों के ऊपर कर्ज है जो कि हम लोग सीधा खड़ा होने का चालू किया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर लोड कुछ जोड़ों पे ज्यादा बढ़ गया, कुछ जोड़ों पे कम रहा। जिसकी वजह से ये दर्द आते ही आते हैं। उसको हम लोग डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब हुआ वियर एंड टियर, जैसे जोड़ों का जैसे काड़ियों में होता है, हर चीज में होता है, वैसे ही हमारे जोड़ों में एक वियर एंड टियर होता है। ये शुरू उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से बच्चा पैदा होता है। उसके बाद जैसे जैसे चलता जाता है, चलना चालू होता है, जोड़ों का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर कहते हैं और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की तरीके से क्लासिफाई होता है। ये एक तरीके की डिजीज है जो कि लगभग सब में किसी न किसी एज ग्रुप में आनी है, किसी में जल्दी, किसी में देर से। तो ये कैसे किसको कब होनी है ये अलग अलग डिपेंडेंट होता है, अलग अदर टाइप के एनवायरमेंट फैक्टर्स पे। दूसरी तरीके की बीमारी है जो अनुवांशिक भी है, जिसको हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो ज्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है और इस तरीके की डिजीज लगभग 30 से 50 साल की औरतों में आती है। तो उसमें क्या समस्या होती है? उसमें भी जोड़ों के दर्द होंगे, मल्टीपल जॉइंट पेन्स होंगे, उसके साथ सूजन भी आती है। सूजन के साथ साथ जो परेशानियां हैं वो सुबह अकड़न वाली परेशानियां ज्यादा होती हैं, ये फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। अच्छा। इसके साथ ही एक सीरो निगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी के नाम से और है जो कि जोड़ों के दर्द मतलब मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं और उसमें HLA-B27 का साथ में पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसको हम लोग बैम्बू स्पाइन या जिसको मतलब पूरा का पूरा मरीज जो है टेढ़ा हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, उसका विजन, पेरिफेरल विजन कमजोर पड़ जाता है और सेंट्रल से स्टार्ट होता है फिर पेरिफेरी में जाता है। जो फीमेल्स वाली रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ये नॉर्मली हाथ के जोड़ों से स्टार्ट होकर पीछे जाती है। नॉर्मली ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या जो बैम्बू स्पाइन है ये सेंटर से स्टार्ट होके
पेरिफेरल जॉइंट्स में जाता है जी। ये दो तरीके की डिजीज के अलावा मेल में एक और डिजीज है जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड का मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अच्छा। यूरिक एसिड की मात्रा किडनी के फेलियर वाले पेशेंट्स में भी बढ़ती है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि दर्द हो, उनको हाइपरयूरिसीमिया में क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन कुछ मरीज जिनको कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं जोड़ों के ऊपर, अच्छा, वो है गाउटी आर्थराइटिस। अच्छा। जिसमें कि लोगों के पास कुछ नोड्यूल्स से बन जाते हैं, जोड़ों के ऊपर गांठें सी बन जाती हैं। अच्छा, अच्छा, उस तरीके की चीजों के लिए तो ये लगभग 4 तरीके की मेजर आर्थराइटिस है। इसके अलावा इन्फेक्शन वाली भी आर्थराइटिस होती है, ट्यूबरक्लोसिस में हो जाती है या इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी पाई जाती है। जी, तो जी, इन सब को अगर हम सब एक टर्म में यूज कर लेते हैं, वो कह देते हैं कि साहब जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस हो गई। लेकिन हम लोगों को एज ऑर्थोपेडिक सर्जन इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होता है और उसके इलाज के लिए अलग अलग तरीके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है गठिया वाली, जो 35 के आसपास शुरू होती है, 35 to 50 के बीच में, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे उसको एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस तरीके से है कि जैसे जो शरीर की प्रोटीन आपकी प्रोटीन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, अच्छा, वैसे भी नॉर्मली हम लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें यह है कि बाहर से बैक्टीरिया घुसेगा, उससे लड़ाई लड़ेगा जी। तो इसी डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से अपना खून अपने जोड़ से लड़ाई लड़ने लगता है। इस तरीके से जोड़ के ऊपर एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है और वो इन्फ्लेमेशन इस तरीके से प्रेसिपिटेट करता है जोड़ों के दर्द के रूप में, जोड़ों की सूजन के रूप में, कुछ गांठें सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस के रूप में, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं लेडीज में ज्यादा। और इसी में अगर आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले दर्द भी इसी वाली श्रेणी में 30 से 50 साल के आसपास जब मीनोपॉज स्टार्ट होता है तो महिलाओं में जोड़ों के दर्द और ये दोनों तरीके के दर्द मिलके परेशान करने लग जाते हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ये जो महिलाओं में आपने बताया, तो क्या हार्मोनल चेंज की वजह से भी ऐसा होता है क्या? जो 2 तरीके की आर्थराइटिस बताई थी मैंने जी, जिसमें एक रिमेटॉइड थी गठियाबाद जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जी। इसके लिए तो कुछ ना कुछ चेंजेस आना कंपलसरी है, जो मतलब खून के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग इसीलिए डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देते हैं। जो दूसरी तरीके की परेशानी जो बता रहे थे हम लोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र की गठिया जी, उस वाले केस में, उम्र की गठिया वाले केसेस में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस लिंक्ड है मीनोपॉजल सिम्टम्स के साथ जी, तो उन लोगों में जब जो आर्थराइटिस आती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्लासिफाई किया जाता है और वो लगभग सब मेल्स में भी होनी है, फीमेल्स में भी होनी है। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स में भी आती है, फीमेल्स में भी आती है जी, जी। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा अलग तरीके से इलाज भी है और इसको अलग डायग्नोसिस भी बनानी होती है हम लोगों को, जिसके बाद इलाज किया जाता है। यानी कि जैसे आपने बताया कि कुछ चीजें अनुवांशिक भी होती हैं इस परेशानी में, और कुछ हार्मोन्स की कमी या हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं उसके कारण भी हो जाती है। तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ अपने खान पान में, अपने आचार व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में? अनुवांशिक को तो हम लोगों को बदल पाना संभव नहीं है जी। हम लोग उसको दवाई से ही कंट्रोल करते हैं, किसी में रेमिशन हो जाता है, बहुत दिनों तक चलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी डिजीज है जिसको कि हम लोग न्यूट्रिशनल ऑस्टियोपोरोसिस या एनवायरमेंट जो खान पान के चेंजेस के साथ बदल सकती है, मगर इसमें ज्यादातर चीजें जो बदलने के लिए हैं वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में कि हम लोग किस तरीके से जोड़ों का उपयोग या उपभोग करें। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जोड़ को बिल्कुल शांति से सीधा सीधा करके रखे रहें, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके ऊपर पूरा लोड करते ही चले जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा पहलवानों में थोड़ी कम उम्र पे गठिया आती है, जो नॉर्मल पर्सन नॉर्मली यूज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हल्की माइल्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनमें जोड़ों के दर्द थोड़ा लेट आते हैं। खिलाड़ियों में बिकॉज ऑफ इंजरीज ज्यादा हो जाती हैं तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। जो लोग लगातार गाड़ियों में सफर करते रहते हैं उसमें कमर के दर्द, उनकी पोजीशन की वजह से वो ज्यादा दर्द आ जाते हैं। तो नॉर्मली अब हम लोग कितना मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको देखना है। दूसरी चीज ये है कि जैसे सर के ऊपर बोझा रखने वाले लोग हैं, काफी बोझा रख के चलते हैं, उससे उनकी गर्दन की हड्डियों में थोड़ा दर्द आता है। मगर इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को यह भी कहा जाता है ये रईसों की बीमारी है, ज्यादातर उन लोगों को परेशान करती है जो बिल्कुल आराम तलबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो हम लोगों को इन दोनों को क्लासिफाई करके इलाज करने में भी थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। यानी कि यह सबसे बड़ा मध्य मार्ग, सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि न किसी चीज की अति होनी चाहिए और न किसी चीज की कमी होनी चाहिए। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित करके, थोड़ा मॉडिफाई करके, हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके भी चीजों को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अच्छा, खान पान से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमने देखा है कि रिमेटॉइड
आर्थराइटिस में या गठिया बाह में लोग बात कहते हैं खट्टा खाने और इससे बढ़ जाती है, परेशानी आती है। तो मेरा तो नॉर्मली मरीज से केवल इतना ही कहना होता है कि भाई जिस चीज को तुमको लगता है खाने के बाद बढ़ जाती है वो चीजें मत खाओ। ये जो अनुवांशिक टाइप की है। मगर एक तरीके की गठिया है जिसमें खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमने आपसे बात करी थी गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर किसी पेशेंट में यूरिक एसिड का बढ़ना है तो उसमें प्रोटीन फ्री डाइट की बातें हम लोग करते हैं, जिससे अगर प्रोटीन नहीं होगा तो यूरिक एसिड कम बनेगा। तो ऐसा कभी कभी देखा भी जाता है कि ये मरीज किसी दिन रात में पार्टी करके आए, अगले दिन सुबह अटैक हुआ। तो ये बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन डाइट ही होता है, और साथ में अल्कोहल भी वन ऑफ द कॉज माना गया है इसके लिए, कि जो यूरिक एसिड को ज्यादा बना देती है। एक्यूट जो अटैक पड़ता है गाउटी आर्थराइटिस का, वो ज्यादातर प्रोटीन हाई खाने की वजह से पड़ता है। तो क्योंकि उसमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाता है यूरिक एसिड। डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचान करेंगे कि किसी को परेशानी है गाउटी वाली? मरीज के लिए देखने के लिए है वो तो उसमें गांठों के ऊपर सूजन सी आ जाती है, गांठ पे क्रिस्टल से जम जाते हैं। जी। बहुत सारे पेशेंट में, मगर ये स्टेज आने से पहले हमें डायग्नोसिस बना लेनी चाहिए जिससे कि उसका इलाज हो जाए। तो जो पैर का अंगूठा, इसका क्लासिकल पेन है, पैर के अंगूठे के जोड़ पे जो है, मतलब जैसे जो पैर का अंगूठा है उसका जो बेस है उसमें सूजन और लाली आना, इसका एक बहुत डेफिनेटिव सिम्टम माना गया है गठिया बाह का। तो जिन लोगों को कभी भी एक भी अटैक आया हो तो उसमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और ज्यादातर हम लोग उनमें यूरिक एसिड की जांच करा के इस तरह की बीमारी को कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी चीज में हल्के में नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं किसी चीज को या किसी परेशानी को, तो वो आगे जाकर परेशानी का कारण बन सकता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जोड़ों के दर्द के बारे में आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है। डरने से कुछ नहीं होगा, निश्चित बड़ी बीमारी निकल आएगी, कोई डरना की बात नहीं है। केवल ये पता करना कि किस तरह की बीमारी है, हम लोग उसको सही इलाज की तरफ ले जा सकते हैं। अब क्या पहली बार मुझे अगर खेलने के बाद, आज मैंने पहली बार खेला है और खेलने के बाद मुझे दर्द हुआ, तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शायद नहीं। वो तो दर्द आपका खेलने के बाद का जो पहली बार एडजस्टमेंट ऑफ दी मसल जॉइंट पेन्स हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं 2-3 दिन में। मतलब इसमें ना तो बहुत डरना है ना बहुत कंफर्टेबल रहना है। एक चीज जो मैंने बताई, जैसे पैर के अंगूठे का दर्द है या मॉर्निंग स्टिफनेस है, इस तरीके वाले पेशेंट्स को जरूर डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका सही टाइम पे अगर इलाज हो जाता है तो शायद बीमारी रेमिशन का मतलब है लगभग खत्म की तरफ चली जाए। जी। यानी कि जितना लेट होंगे उतनी परेशानी ज्यादा होगी। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, जो कि आगरा के वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, और हमारी बातचीत का विषय है जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, तो अक्सर ये चर्चा होती है गठिया के बारे में भी अभी आपने चर्चा की। तो गठिया के दर्द का क्या लक्षण क्या है, कैसे महसूस होगा कि हमें गठिया हो गई है? मरीज के लिए कोई भी दर्द जोड़ों का, वो उसको गठिया में क्लासिफाई कर लेता है। उसके दिमाग में इसका नाम गठिया बाह, गठिया या आर्थराइटिस, कुछ लोग जो अब थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो आर्थराइटिस कह देते हैं। मगर हम डॉक्टर्स इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर ही नहीं पाते। हम लोगों को इसका कारण ढूंढना कंपलसरी है, और जिससे कि उसका इलाज प्रॉपरली हो जाए। तो गठिया, जब मरीज को किसी भी फॉर्म में दर्द किसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा रह रहा हो, या सडनली जैसे मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग उठ के एकदम जोड़ों का एक दर्द चालू हुआ पैर के अंगूठे का, वो, और तीसरा सुबह सो के उठने के बाद अकड़न रहती है, ऐसा कहने वाले बहुत सारे मरीज होते हैं। तो ये 3 तरीके के फैक्टर्स हैं जिसमें मरीज को डायग्नोसिस बनवाने की जरूरत है। कुछ महिलाएं जो मीनोपॉज के आसपास हैं, सारे शरीर में दर्द की या खासतौर से जोड़ों के दर्द की कंप्लेंट करती हैं, वो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। उसका भी इलाज डॉक्टर कर सकते हैं और संभव है। बाकी वो अपने खान पान में दूध, हरी सब्जियां बढ़ाने के साथ नॉर्मल हार्मोनल टाइम के चेंजेस के टाइम पे बढ़िया खाना खाना शुरू करती हैं, तो शायद वो इसको बचा ले जा सकती हैं। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर महिलाओं को ये परेशानी होती है कि उनकी कमर में दर्द होता है, कमर में कूल्हे में दर्द होता है, और वो 35-40 की एज के आसपास, तो क्या ये भी उसी का एक परेशानी का कारण है? अब इसमें जो कम एज वाली परेशानी, वैसे तो आज अब मैं ये कहूं कि केवल 35-40 पे ऑस्टियोपोरोसिस आती है, नहीं है, क्योंकि अब आजकल ये बच्चों में लड़कियां जो हैं अपने आप को पतला करने के लिए खाना कम कर देती हैं, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। जो मोटी होती है वो पतला होने के लिए बहुत सारी चीजें बदल देती हैं, उसमें माइक्रो एलिमेंट्स और कैल्शियम, विटामिन डी टाइप की चीजें कम हो जाती हैं। विटामिन डी में थोड़ा बदलाव ये भी आया कि हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो पूरी की
की पूरी एयर कंडीशन में बदल गई है, धूप में रहना बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से भी हम लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है। थोड़ा अल्ट्रावायलेट लाइट्स में भी चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं मिलती थी, वहां भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलने लगी है। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस इस बात की है कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी करता है, हड्डियों में भी पहुंचाता है, और हड्डियों से पूरा निकालने का काम भी वो सारे के सारे कामों में काम करता है, मेटाबॉलिज्म में पूरा काम करता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसको कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं ऑस्टियोपोरोसिस का, वो है 35-40 साल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई खासतौर से, तो उसको डिलीवरी भी करनी है, जिसके लिए बच्चा पैदा होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और बच्चा जो होता है वो एक तरीके से पैरासाइट की तरीके से बिहेव करता है। तो मां में अगर कम है तो वो इस बात के लिए छोड़ेगा नहीं मां के पास कि मां के पास छोड़ दे, उसको अपना जितना चाहिए वो खींच लेगा, कैल्शियम भी खींचेगा, विटामिन डी भी खींचेगा, सब चीजें उसको मां से मिलनी है। तो वो पैरासाइट की तरीके से वर्क करता है, अपने को पूरा बचाने के लिए खींच पूरी कर लेता है। तो मां में वो कमियां अगर वो पहले से चल रही है तो और बढ़ जाती हैं। तो 35-40 साल में जो ये कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द ज्यादातर परेशान होती हैं फीमेल्स, उसका कारण कैल्शियम विटामिन डी की कमी आना है, जो बच्चे होने के बाद बढ़ जाती है। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि जो गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती बहनें हैं, या जो मतलब फीडिंग जो करा रही हैं माताएं, उनको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये भी सोचना है कि उनके पास से कैल्शियम निकल चुका है, उनको ज्यादा जरूरत भी है। इसीलिए हम लोगों के यहां जो 2000 यूनिट से करीब 6000 यूनिट कर दी जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक मदर के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट। सिमिलरली जो अगला ग्रुप आता था 45-50 साल का, वो मीनोपॉजल हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, और उनके लिए हम लोगों को कैसे कैल्शियम विटामिन डी को मजबूत बना के रखना है या सप्लीमेंट करना है, या वो लोग अपने खाने को इंप्रूव करके उसे बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अक्सर विटामिन डी की कमी से ये प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चों में, किशोरों में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, या कि धूप से विटामिन डी जो मिलती है, वो धूप लेना हम लोगों ने बंद कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं ये मानता हूं कि हम लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो गई, जबकि अर्ली मॉर्निंग धूप में रहना, धूप में काम करना, उन चीजों पे काम था। मगर उसके साथ साथ जो दूसरी चीज हुई वो ये भी हुई कि धूप जो आती थी इनिशियली, जो अल्ट्रावायलेट रेज में क्या डिफरेंस आया, वो ओजोन होल बना, क्या चीज हुई चेंज, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी अब आजकल गांव के मरीजों में भी मिल रही है। अच्छा, जिसका कारण मोस्ट प्रोबेबली वो धूप में आए बदलाव हैं, जो कि उतना विटामिन डी को बनवा नहीं पा रहे हैं। जी। कम से कम किसानों में आज भी सुबह 5 बजे से काम करने का है। हम लोग शहरों में तो बिल्कुल बदल गए हैं, बच्चा सो के ही 9 बजे उठेगा, 8:30-9 बजे उठेगा, तो वो धूप में क्या जाएगा। हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल में सीधा डल टाइप की स्क्रीन लग गई, शीशे में लग गई, वहां पे लग गई, हेलमेट पहन लिया, पूरे कपड़े बंद करके पहनना, महिलाएं जो स्कूटी चलाती हैं वो मुंह को ढक के रखना, सब तरीके से हम लोगों ने अपने को धूप से बचाने की कोशिश चालू कर दी है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी है। ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जोड़ों के दर्द की बात हो रही है, तो अक्सर हम लोगों को ये परेशानी में देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं वो, तो ये भी क्या जोड़ों के दर्द का ये कारण है? एक्चुअली इसको फ्रोजन शोल्डर जो है, जिसको आप एक तरीके से स्टिफ शोल्डर मानिए, वो जोड़ के अंदर की बीमारी ना होकर जोड़ के बाहर की बीमारी है। अच्छा। इसमें जो मांसपेशियां होती हैं, कैप्सूल होता है जोड़ का, वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ की चाल कम हो जाती है। ये डायबिटिक में बहुत ज्यादा होता है। डायबिटिक, जिन लोगों में डायबिटीज होती है या हल्की चोट के बाद इसमें परेशानी आती है, तो वो लोग जिनको की इस तरीके की परेशानी है कंधे के जोड़ की, उनको कंधा ज्यादा चलवा के, ज्यादा मूवमेंट दे के हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ती है तो कुछ दवाइयां और कुछ लोगों को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की डायबिटीज की, तो क्या डायबिटीज के जो पेशेंट को जोड़ों के दर्द की भी परेशानी में ज्यादा परेशानी हो सकती है? तो डायबिटीज का क्या संबंध है इससे? डायबिटीज अपने आप में लगभग शरीर की हर तरह की बीमारियां कर सकती है। डायबिटीज हुआ जैसे शुगर का बढ़ना जो शरीर के अंदर, इसमें होता क्या है कि डायबिटीज जिन लोगों को होती है उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी ज्यादा कॉमनली होती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो जोड़ों के दर्द थोड़ा जल्दी आएंगे, अर्ली आएंगे। इसके साथ ही जो डायबिटीज इन्फेक्शन के लिए प्रोन करती है, तो प्रोन
टू द इन्फेक्शन हो गए तो आपके जोड़ में जो मैंने आपको एक तरह की गठिया बताई थी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, वो भी इन लोगों में कॉमन होती है। और अगर लगातार हम लोड डालते रहेंगे ऐसे जोड़ पे जो कि कमजोर हड्डियों के हैं तो उनमें जोड़ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि जोड़ों के दर्द भी इनमें बढ़ जाते हैं। जो फ्रोजन शोल्डर की बात हुई थी वो डायबिटीज में इस वजह से, क्योंकि वो कैप्सूल स्ट्रिक्चर्स बनाता है डायबिटीज, जी, उसकी वजह से जो मेजर जॉइंट है इन्वॉल्व होने वाला वो कंधे का जोड़ ही होता है। जी। और इसमें हम लोग फ्रोजन शोल्डर के तरीके से बात करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी डायबिटीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनको और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ ही साथ डायबिटीज से जो एसेसरीज प्रॉब्लम है जैसे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, उन सब का भी सही प्रयोग, सही मात्रा में उपयोग करते रहना चाहिए। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। डॉक्टर साहब, जब जोड़ों के दर्द की बात होती है तो कई बार जब ज्यादा परेशानी हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं घुटनों में इंजेक्शन लगवाने की, तो वो इससे क्या कोई आराम मिलता है? क्या होता है ये? ऐसा है, घुटने के दर्द हम लोगों के यहाँ बहुत कॉमन हो गए क्योंकि हम लोगों ने चेयर लाइफ लीड कर ली। हम लोगों के यहाँ पुराने समय में कूल्हे के दर्द ज्यादा हुआ करते थे जी। अगर आज से करीब 40 साल पहले चले जाएं, हम लोगों को पढ़ाया भी जाता था कूल्हे का दर्द ज्यादा होता है कॉमन। मगर क्योंकि हम लोगों ने चेयर लाइफ लीड करना शुरू कर दिया तो वो अंग्रेजों वाली बीमारी घुटने के दर्द हम लोगों में ज्यादा आ गए जी। हम लोग घुटने का मूवमेंट थोड़ा सा कम हुआ जिसकी वजह से घुटने के दर्द ज्यादा आ गए, सीढ़ी चढ़ने में दर्द, सीढ़ी उतरने में दर्द जी। अब इस दर्द का इलाज जो होता है, जिसमें कि शुरुआत हम लोग, मैं मतलब नॉर्मली कहता ये हूं कि पेशेंट को डाइट, जिससे कि आप मोटापे को कमजोर कर सकें, कैल्शियम विटामिन डी को ठीक से ले सकें, एक प्रॉपर एक्सरसाइजेज जिससे कि मसल उसका बैलेंस प्रॉपर बना सके तो जोड़ों के दर्द कम होंगे जी। जब हम लोग इसके बाद भी दर्द रहता है तो मरीज जैसे मान लीजिए बैठे पे भी दर्द महसूस कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ या रोज कोई दर्द की गोली खानी पड़ रही है जी। तो पहला तो हो गया, आपने थ्रेशोल्ड बढ़ा ली, आपने डाइट एक्सरसाइज से उसका दर्द को कम करने की कोशिश कर ली, वजन कम कर लिया, अगर आपका कम हो गया तो बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब दर्द खत्म नहीं हुआ, आपको दर्द की गोली की रोज जरूरत पड़ रही है, तो उन केसेस में कुछ लोग जोड़ों के में इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है या विस्कस इंजेक्शन लगते हैं हाइलोडोनॉन के, जो कि जोड़ों के दर्द को कुछ समय के लिए आराम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए आराम दें, वो 6 महीने साल भर का आराम दे देते हैं। इसी के साथ एक नई तकनीकी जो दूरबीन द्वारा जोड़ों की सफाई है वो भी आई थी, जिसके ऊपर भी काम हुआ। उसमें भी पाया गया कि थोड़ा जोड़ों सब्सटेंस भी जो जोड़ के अंदर होता है दर्द का कारण, वो थोड़ा निकाल दिया जाता है तो जोड़ों के दर्द कुछ समय के लिए उससे और रुक जाते हैं। यानी कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कोई अभी। जोड़ों के दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल बन पाना असंभव सी बात है। हम लोग इसको अब जितना कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है जी। अगर हम वियर एंड टियर का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि वियर एंड टियर बिल्कुल जीरो किए जा सके जी। तो हम लोगों को कंट्रोल में रखना है कि हमारी जिंदगी उससे पहले खत्म हो जाए कि जोड़ जब तक दर्द चालू होते हैं। तो आप उसको अगर प्रॉपरली मैनेज करते रहेंगे जॉइंट्स को तो 99% चांसेस ये हैं कि बहुत परेशानी वाला दर्द नहीं होगा जी। इसी के बाद जब नेक्स्ट स्टेज जोड़ों की सफाई के बाद दर्द नहीं कम होता, नॉर्मली ये कहा जाता है कि इंजेक्शन 3 से 4 इंजेक्शन पर ईयर से ज्यादा नहीं देने चाहिए। स्टेरॉइड के इंजेक्शन फायदा इमीडिएट तो करते हैं मगर लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं जी। कम उम्र में इंजेक्शन चालू होना कभी कभी नुकसानदेह ज्यादा हो जाता है कि जोड़ आपके जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इसमें जोड़ों की हड्डियां चिप्स बनने लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद एक्सरे पे हम लोगों को पता चलता है कि पूरा का पूरा जोड़ खराब हो रहा है। उन केसेस में जोड़ बदलने का टाइम आ जाता है तो उसमें स्टील के यूएनएसडीपी प्रोटीन्स के जोड़ बन के आते हैं, वो लगाए जाते हैं। उसमें सीमेंटेड हो सकते हैं या अनसीमेंटेड होते हैं जी। तो ये पूरा एक विस्तृत दायरा है जिसके ऊपर इलाज चलता है। मगर जितना जल्दी, जितना अच्छी तरीके से इलाज वो है कि आप डाइट और अपने आप को एक्सरसाइज से मेंटेन कर लेते हैं, वो सबसे बढ़िया इलाज है जी। जो हड्डी का प्रत्यारोपण होता है ये घुटने की हड्डी का या कूल्हे की हड्डी का, तो क्या इससे मरीज को राहत अच्छे से मिल जाती है? जैसे हम सब लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल जी। मतलब हम ये कहने की कोशिश कभी नहीं करते कि वो नेचुरल से अच्छा हो जाएगा जी। इसीलिए कोशिश प्रिजर्वेशन के बारे में लगातार आ रही है कि प्रिजर्व किया जा सके वही जोड़ जो है। इसीलिए बहुत सारी चीजें इस पे बनती रहती हैं, नए रिसर्चेस होती रहती हैं कैसे इसी जोड़ को बनाया जाए, जिसकी वजह से ये विस्कस इंजेक्शंस वगैरह है वो केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। मगर अगर जोड़ का दर्द हो रहा है
और जिस कारण से दर्द हो रहा है अगर आपने उसको काट के निकाल दिया जी, इसको एक तरीके से आप इंटरनल एम्पुटेशन मान लीजिए, जिसमें कि जोड़ का वो पार्ट जो दर्द दे रहा था उसको हमने निकाल दिया, उसकी जगह रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल जॉइंट कर दिया, तो दर्द तो हर हाल में कम होना ही होना है, अनलेस अनटिल उसके साथ एसोसिएटेड कोई एक्सीडेंटल बोनी इंजरी, कोई बोन में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा परेशान कर रही है, वो न करती रहे। तो इसलिए जोड़ बदलवाना दर्द को हर हाल में इंप्रूव करेगा, मगर जोड़ कितने साल की उम्र वाला है, वो कौन सा जोड़ आप डलवाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जोड़ की उम्र हम लोगों की जैसे मान लीजिए 100 साल है तो जोड़ की उम्र 100 नहीं मिल रही है अभी, आज भी हमें 10 साल 20 साल 25 साल इस तरह वाले जोड़ मिल रहे हैं। अब हम लोगों ने नए जोड़ जो बनवा लिए हैं उनमें जोड़ में पूरी मूवमेंट भी पूरे आ गए हैं जो इंडियन एशियन जॉइंट्स कहलाते हैं। जी जी जी। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा रास्ता प्रिवेंशन ही है, इलाज पे जाना ही नहीं ना पड़े, वो सबसे अच्छा है। हर इलाज से बेहतर है बचाव। तो डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को इस विषय में और कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि उनको ये परेशानी न हो, या कम से कम हो, या बहुत लंबे समय के बाद हो? इसमें केवल दो ही चीज मैं कहना चाहता हूं जी। कुछ बीमारियां गठिया की या आर्थराइटिस की ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है जी। उसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह जल्द से जल्द लेनी है जी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल आपके रहन सहन के कारण, खान पान के कारण हो रही हैं, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना खान पान रहन सहन कैसे इंप्रूव करें कि जोड़ों के ऊपर इतना प्रेशर ना आए कि वो जोड़ खराब जल्दी हो जी। तीसरी बात जो इलाज के बारे में है कि मरीज को डॉक्टर से बहुत बच के न रहने की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर के साथ पूरा डिस्कशन करने की जरूरत है कि मेरी बीमारी क्या है और मैं कैसे इसके ऊपर विजय पा सकता हूं जी। रादर देन कब मेरा जोड़ जब बदलने का नंबर आ गया, आप डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं तो उसके पास भी कोई और चीज बताने के लिए नहीं होती, अल्टीमेटली एक ही चीज बता के रह जाता है कि भैया जोड़ बदलवा लो तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो ठीक नहीं होगे जी। तो उससे पहले जिस स्थिति में आपको शुरुआत हो रही है, अगर उसमें उस टाइम पे एक बार आप अपने बीमारी के बारे में डिस्कशन कर लें कि कौन सी तरीके की बीमारी है और इस बीमारी के लिए बचाव के लिए क्या क्या साधन है, तो शायद आप इस बीमारी से काफी कुछ अपने को बचा के रख सकते हैं। निश्चित रूप से हम भी अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आपने अगर डॉक्टर साहब की बातें सुनी होंगी, उनके सुझाव सुने होंगे, तो आप उन पर अमल करेंगे तो आप जोड़ों के दर्द से बचे रहेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई दर्द होता है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं और निश्चित रूप से वे आपकी परेशानी का समाधान करेंगे। हम डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे श्रोताओं को इस विषय में बहुत बेहतर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।